आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत में जितना भी कुछ पढ़ेंगे सबका क्विक रिवीजन भी कराऊंगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, इससे रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को संक्षेप में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का अंत वाला भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल गठित किया गया है यहाँ तक जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को इस वीडियो में ले लिया गया है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, देखिए, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और कोष्ठ में स्वतंत्र प्रभार लिखा हुआ रहता है, स्वतंत्र प्रभार। और एक होता है केवल राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। इन तीनों में फ़र्क क्या है वो जान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ये तीनों मिलाकर, चारों को मिलाकर ही मंत्री परिषद बनता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो होता है ये सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और कैबिनेट मंत्री जो है कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला जो मंत्री होता है, ये भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है, लेकिन हर बार ये कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेता है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला व्यक्ति जो है ज़रूरत पड़ने पर ही कभी कभार कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेता है। जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट की बैठक में कभी भी हिस्सा नहीं लेता है, और राज्य मंत्री जो है इस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है उसे रिपोर्ट करता है। यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, वहीं राज्य मंत्री जो है उस विभाग के कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो तीनों में यही अंतर है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता बने हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले भारत के कौन से नेता बने हैं? तो ये भारत के दूसरे नेता बने हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद में। ठीक है, इसके अलावा ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, पहली बार ये पीएम मोदी 2014 में पीएम बने, दूसरी बार 2019 में, और तीसरी बार ये 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पीएम मोदी ने किस दिन शपथ ली? 9 जून 2024 को। किसने शपथ दिलाई? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, लगातार दूसरी बार गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। अमित शाह कहाँ से लोकसभा सांसद बने हैं? गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से। जो प्रमुख व्यक्ति हैं किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, याद रखिएगा, अमित शाह जो है गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीते हैं, और ये लगातार दूसरी बार भारत के गृह मंत्री बनाए गए हैं। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अमित शाह के पास एक और मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अलावा इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं राजनाथ सिंह। पिछली बार भी यही रक्षा मंत्री थे, और इस बार भी राजनाथ सिंह को ही रक्षा मंत्री बनाया गया है। किस लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं? लखनऊ लोकसभा सीट से इस बार ये चुनाव जीते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो फिर से रिपीट हुए हैं, एस जयशंकर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है,
तो एस जयशंकर जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री बनाए गए हैं। याद रखिए ये लोकसभा सीट से नहीं जीते हैं बल्कि ये राज्यसभा सदस्य हैं। क्या है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सदस्य हैं एस जयशंकर। ठीक है, गुजरात से ये राज्यसभा सदस्य हैं। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ये रिपीट हुई हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो हैं इन्हें वित्त मंत्रालय 2024 में दिया गया है। ये भी लोकसभा सदस्य नहीं हैं बल्कि राज्यसभा सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण जो हैं ये राज्यसभा सदस्य हैं। कहाँ से? कर्नाटका से। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखिए प्रथम भी पूछा जाता है बार बार, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम शेट्टी। ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, अच्छा मैंने आप सभी को ये नहीं बताया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पीएम पद भी उन्हीं के पास था और विदेश मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये भी रिपीट हुए हैं, रेल मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है, पिछली बार भी यही रेल मंत्री थे। और इनके पास जो है इस बार 3 मंत्रालय दिया गया है। एक तो हो गया रेल मंत्रालय, एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आप नोट करते चलिए, रिवीजन कर लीजिएगा, वैसे इस वीडियो के अंत में रिवीजन कराने वाला हूँ। और एक और मंत्रालय इन्हें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, 3 मंत्रालय हो गए, रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, अश्विनी वैष्णव को 3 मंत्रालय दिया गया है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई। 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा। ठीक है, इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। एक और मंत्रालय इन्हें दिया गया है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। याद रखिएगा, जगत प्रकाश नड्डा के पास 2 मंत्रालय दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय और एक रसायन और उर्वरक मंत्रालय। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी है? तो ये हैं अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को भारत का केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो कृषि मंत्रालय किसे दिया गया है? ये दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और इसके पहले ये पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। इनके पास और भी मंत्रालय दिया गया है, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2 मंत्रालय दिया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। शिवराज सिंह चौहान जो है कहाँ से सांसद चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? किस दिन? 9 जून 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई। ठीक है, अच्छा ये शपथ वाला बात 2-3 फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। पीएम को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सीजीआई को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। सेम ऐसे ही होता है, जो राज्यों के सीएम होते हैं, सीएम को पद की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का गवर्नर। राज्य के गवर्नर को पद की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का चीफ जस्टिस। ठीक है,
तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। और राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहाँ पर शपथ ली? तो ये कहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने यहीं पर शपथ ली। ठीक है। अच्छा, पीएम को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2024 में शामिल हुए? तो मोहम्मद मोइजू जो हैं ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल हुए थे। वैसे इनको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कुछ महीना पहले, क्योंकि ये जो भारतीय सेना जो मालदीव में रहती है उसे ये बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था भारत और मालदीव के बीच में, आप सभी को पता होगा। लेकिन देखिए इस बार जो है इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इन्हें आमंत्रित किया गया था और ये शामिल भी हुए। देखिए पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए इन सभी को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना शामिल हुई जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अहमद अफीफ ये सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं। प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि पीएम मोदी के इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, इन्हें याद रखिएगा। 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये रिपीट हुए हैं, नितिन गडकरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, और ये कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं? महाराष्ट्र के नागपुर से। 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया जो हैं इनके पास युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है। एक और मंत्रालय इन्हें दिया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। याद रखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और खेल मंत्रालय मनसुख मांडविया को दिया गया है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। वीडियो बनने तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं की गई है, आने वाले समय में नियुक्ति की जाएगी, तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। कांग्रेस पार्टी संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है? तो देखिए कांग्रेस के पार्टी का संसदीय दल का प्रमुख चुनी गई हैं सोनिया गांधी। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? अभी उसका चुनाव नहीं किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, न कि चुनाव होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चुनते हैं किसको? सांसद को चुनते हैं, लोकसभा सदस्य को चुनते हैं। जो पार्टी बहुमत में आती है वो अपना एक नेता चुनती है और उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति का ये मुख्य सलाहकार होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, राज्य मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद में ये सभी आते हैं। और ये भी याद रखिएगा मंत्री परिषद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति उत्तरदायी होता है या फिर जवाबदेह होता है? संसद के प्रति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। भारत का प्रधानमंत्री जो है सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? तो ये 18वीं लोकसभा है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। इसमें एनडीए गठबंधन की जीत हुई है और
इंडिया गठबंधन ने 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता चुना है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लिए हैं। तो लोकसभा में सदन के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है लोकसभा में। वैसे प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा में सदन के नेता किसी और मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। वहीं सामूहिक रूप से जो पूछा है, अगर ये व्यक्तिगत रूप हो जाता कि मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति होगा, ध्यान रखिए। और सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है? तो देखिए 18वीं लोकसभा के लिए सदन के नेता पीएम मोदी को चुना गया है। वहीं उपनेता चुना गया है नितिन गडकरी को। ठीक है, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इन्हें इस बार दिया गया है। पिछली बार भी यही थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अभी मैंने आप सभी को बताया था, राष्ट्रपति के प्रति। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को 2 मंत्रालय दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि चिराग पासवान जो है बिहार से आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। रामविलास पासवान के ये पुत्र हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ये पुत्र हैं चिराग पासवान। इन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं? बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से। ठीक है। जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं और ये जो हम पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उस पार्टी के ये प्रमुख हैं और इस बार ये हम पार्टी से चुने गए हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। और इन्हें एक मंत्रालय भी दिया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे MSME मंत्रालय भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं और ये सबसे इस बार के उम्रदराज मंत्री भी बने हैं। जीतन राम मांझी जो है बिहार के गया जिले से चुनाव जीते हैं। 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब ये देखिए केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय इन्हें दिया गया है। इसके अलावा एक और मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है, शहरी मामलों के मंत्रालय। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? इसे तो आप रट जाना, आने वाले एग्जाम्स में ये पूछ सकता है। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। राम मोहन नायडू जो हैं ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। इनकी उम्र मात्र 36 साल है और ये केंद्रीय मंत्री बने हैं और ये भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। कौन सा मंत्रालय इन्हें दिया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री। ठीक है, टोटल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। 2024 के सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं जीतन राम मांझी। इनकी उम्र 79 साल है। बिहार के गया जिले से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। इन्हें कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया है? MSME मंत्रालय।
अब चलिए इस बार के मंत्री परिषद का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं और इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सारे विभाग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं। 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को। विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को, एस जयशंकर को। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय निर्मला सीतारमन को दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है लल्लन सिंह को। इनका पूरा नाम है राजीव रंजन सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है नितिन गडकरी को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है जेपी नड्डा को। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है SD कुमारस्वामी को। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी को। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 3 मंत्रालय दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया है अन्नापूर्णा देवी को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गया है भूपेंद्र यादव के पास। दूरसंचार यानी संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, इनका पूरा नाम है। इनकी उम्र मात्र 36 साल है और ये भारतीय इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल को, CR पाटिल जिन्हें कहा जाता है अक्सर। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया को। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय गए हैं जी किशन रेड्डी के पास। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री बने हैं सर्बानंदा सोनोवाल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों का मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिए गए हैं किरेन रिजिजू को। जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं जुएल ओरांव। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं 5, इन्हें भी जान लीजिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं राव इंद्रजीत सिंह। और ये सभी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बने हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। वैसे राज्य मंत्री जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कैबिनेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार वाला 5 है तो इसे मैं बता दे रहा हूँ। और बाकी के जो 36 राज्य मंत्री बने हैं उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं जाधव प्रताप राव गणपत राव। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं जयंत चौधरी। और राज्य मंत्री 36 लोग बने हैं। तो कैबिनेट मंत्री 30, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री 5 और राज्य मंत्री बने हैं 36। टोटल कितने हो गए? 71।
अब चलिए इस बार के लोकसभा चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार का ये जो लोकसभा चुनाव था, ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। ये शुरू हुआ था 19 अप्रैल 2024 को और ये चुनाव खत्म हुआ 1 जून 2024 को। कुल 60 चरणों में चुनाव कराए गए थे और चुनाव परिणाम आया 4 जून 2024 को। भारत में वर्तमान में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 543। किसी भी दल को बहुमत में आने के लिए सीट चाहिए 272, लेकिन इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे बीजेपी 2024 में लोकसभा की 240 सीटें जीतकर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी 240 सीटें जीती। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2024 में लोकसभा की 99 सीटें जीतकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी 2024 में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है, इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो प्रमुख पार्टी है कितनी सीटें जीती हैं उसे ध्यान रखिए। बीजेपी 240, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, 5वें स्थान पे डीएमके है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की पार्टी है, 22 सीट इसने जीता है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट और जनता दल यूनाइटेड 12 सीट। ठीक है, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे उम्रदराज सांसद जीतन राम मांझी हैं। ठीक है, इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे उम्रदराज सांसद जो हैं ये हैं जीतन राम मांझी। इनकी उम्र है 79 साल 8 माह। बिहार के गया से ये लोकसभा चुनाव जीते हैं। वहीं लोकसभा के इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। इस बार ये चुनाव जीते हैं 25 साल 3 माह की उम्र में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ये 25 साल 3 माह इनकी आयु है पुष्पेंद्र सरोज की और इन्होंने चुनाव जीता है। तो ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसे रट जाइए। ठीक है, लोकसभा के इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। समाजवादी पार्टी से हैं ये पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, जीतन राम मांझी जो हैं ये किस पार्टी से हैं? हम पार्टी से हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। लोकसभा के इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला सांसद का नाम भी याद रखिए। लोकसभा के इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है प्रिया सरोज। ठीक है, 25 साल 7 माह इनकी उम्र है। उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा सीट से ये चुनाव जीती हैं। ये भी समाजवादी पार्टी की हैं प्रिया सरोज। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 77 महिलाओं ने सांसद के रूप में बाजी मारी। देखिए 543 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे, इसमें से 77 महिला सांसद जो है जीत कर पहुंची हैं लोकसभा में। 2024 में इंदौर से शंकर लालवानी सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते। कितने वोटों से? 11,72,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते हैं शंकर लालवानी। रविंद्र दत्ताराम वाइकर जो हैं ये 2024 में सबसे कम अंतर से जीतने वाले कैंडिडेट बने। उन्होंने उत्तर पश्चिम मुंबई से मात्र 48 वोटों से चुनाव जीता। ठीक है, शंकर लालवानी सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते इस बार। वहीं रविंद्र दत्ताराम वाइकर जो हैं ये सबसे कम वोटों से चुनाव जीते हैं। 2024 में कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया? 642 मिलियन लोगों ने। ठीक है, वैसे 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या थी 968 मिलियन। 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 66.33%, जो कि 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान में 1.07% की कमी आई है। दो प्रमुख गठबंधन है भारत के इस समय, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, खास करके इंडिया वाला याद रखिए, पूछा जा सकता है। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। वहीं एनडीए जो भाजपा वाली गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। वहीं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। ये सारे पॉइंट जो हैं एग्जाम
के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखने हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। ये 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। भारत की जो वर्तमान में प्रमुख पार्टियां हैं, वर्तमान में उस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं वो जान जाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष हैं MK स्टालिन, जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु के CM भी हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं N चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के CM बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख हैं नीतीश कुमार, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट हैं लालू प्रसाद यादव, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के चेयरमैन हैं तेजस्वी यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं मायावती। ठीक है, अब चलिए भारत के प्रमुख पार्टियों के चुनाव चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। बहुजन समाज पार्टी का हाथी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह है बाली हंसिया। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं डिफरेंस है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का चुनाव चिन्ह है लालटेन। समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, ये भारत की दो ऐसी पार्टियां हैं जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज रहता है। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, ये आमतौर पर लाल और हरे रंग के पार्टी के झंडे पर बनाई जाती है। वहीं जो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, ये आमतौर पर पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है दो फूल। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है दो पत्तियां। जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर। और बीजू जनता दल BJD, जिसका चुनाव चिन्ह है शंख। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।